हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास बीएसटी का सेकंड चैप्टर जो कि हम पहले से कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसी में आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, तो हमने उसके फीचर्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में। तो सबसे पहले मेरिट्स देख लेते हैं। फीचर्स के बारे में सारी चीज़ डिस्क्राइब कर दी थी मैंने, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो। मेरिट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। इट मीन्स कि किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को बहुत बनाना और रिजॉल्व करना, यानी कि उसको बंद करना बहुत आसान होता है। रीजन इज कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है जिसके कारण हम आसानी से इसे जब भी चाहे खोल सकते हैं अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, और जब भी चाहे इसको बंद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब होता है कि जितना भी आप एफर्ट कर रहे हो, जितना भी आप मेहनत कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको तुरंत ही रिजल्ट मिल जाएगा। फिर थर्ड है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स, अब देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में सारे डिसीजन जो है वो खुद ही प्रोप्राइटर ले रहा है, यानी कि ओनर खुद ही सारा डिसीजन ले रहा है। तो उसी किसी से भी कंसल्ट करके अपने टाइम को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो जल्दी डिसीजन लेकर अपने एक्शंस को जल्दी कर सकता है। यानी कि कोई भी अगर उसे डिसीजन लेने की नीड है तो वो तुरंत ही डिसीजन लेके अपने काम को जल्द से जल्द कर सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा सोल बेनिफिशियरी ऑफ द प्रॉफिट। अब सोल प्रोप्राइटरशिप पे पैसा उसने अकेले लगाया है, रिस्क अकेले बियर कर रहा है, तो जितना भी प्रॉफिट आएगा वो भी वो अकेले ही बियर करेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा पर्सनल टच। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में सबसे अच्छी बात होती है कि सारे जो काम होते हैं वो प्रोप्राइटर खुद ही करता है, तो जितनी भी उसके कस्टमर्स हैं उससे उनका पर्सनली टच बना रहता है। कस्टमर्स को क्या नीड है, कैसे काम करना है, किस चीज़ में कमी लग रही है, वो सारी चीज़ें उनका कंट्रोल खुद रहता है। पर्सनल टच उनका बना रहेगा। नेक्स्ट है सीक्रेसी, कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर के पास राइट्स है कि वो अपनी सीक्रेट किसी को भी ना शेयर करे, यानी कि कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप आपने किया तो आप अपने अकाउंट्स पब्लिश करो, जैसा कि कंपनीज में होता है जिसके थ्रू शेयर्स बिकते हैं। तो यहाँ पर सारी सीक्रेसी रहती है। आप अपनी चीज़ों को अपने पास, अपने कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को अपने पास सेव करके रखो, जिससे कोई ज़रूरत ही ना पड़े कि आप अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर करने की। तो सीक्रेसी, बिजनेस की सीक्रेसी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट कंट्रोल। जितना भी कंट्रोल है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के ओनर के खुद के हाथ में होता है, तो वो अपना काम आसानी से कर सकता है, फ्रीली कर सकता है। कोई भी रोकने के लिए नहीं है, कोई भी टोकने के लिए नहीं। अपने डिसीजंस ले सकता है, उसे क्या करना है, कब करना है, उसके लिए उसे किसी की एडवाइस या चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। कंपल्शन नहीं है, वो लेना चाहे तो ले सकता है। तो वो इंडिपेंडेंट कंट्रोल है, अपने अकॉर्डिंग जब भी मन होगा वो एक्शन लेगा। फिर सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल। देखो स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए सूटेबल होता है। रीजन इज दैट कि जब भी कोई बड़ी स्केल का बिजनेस करेंगे वहां में ज्यादा लोग की रिक्वायरमेंट होगी, एक साथ सारी चीजें मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बहुत सक्सीडेड नहीं हो पाता। लेकिन जब ये स्मॉल स्केल बिजनेस होता है तो वहां पर हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप ज्यादा ही सूटेबल होता है। रीजन क्योंकि हम सारी चीजों को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं। एंड लास्ट इज सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन होता है जब आप खुद ही काम कर रहे हो, और ये सिर्फ आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं होता, बल्कि ये आपको बिजनेस में प्रॉफिट भी दिलाता है। और साथ ही साथ जैसे जैसे आप काम को करते जाओगे वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अभी हो सकता है आपको प्रॉफिट कम दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में आप वर्क अपना बढ़ाते जाओगे, काम को करते जाओगे, वैसे वैसे आपका बिजनेस भी बढ़ता जाएगा और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी और ही ज्यादा हाई होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। अब देख लेते हैं डीमेरिट्स क्या होती है। तो फर्स्ट डीमेरिट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है क्योंकि एक ही पर्सन है, वही सारे पैसे लगा रहा है, वही सारा काम कर रहा है, तो रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है। सेकंड सबसे खराब चीज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो भी बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व कर रहा है अगर ओनर कहीं से उधार लेकर, तो उस कंडीशन में उसे पैसे को पे करना है, चाहे वो खुद से पे करे चाहे कहीं और से पे करे, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि आपको पैसे पे करना है, आप कहीं से भी पैसे पे करो, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपका घर भी बेचना पड़ेगा तो आप घर बेचकर पैसे पे करो, वो उनको करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल मतलब जितनी भी हमारे
ओनर है, तो किसी भी पर्सन के पास सारी मैनेजरियल स्किल्स नहीं होती है, एक लिमिटेड स्किल्स होती है। और यहाँ पर क्या है, एक ही पर्सन है तो वो हर मैनेजरियल स्किल में काम करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा नहीं हो सकता। जिस फील्ड में वो उसके पास अच्छी स्किल है उस फील्ड में तो अच्छा काम कर लेगा, लेकिन जहाँ पर उसके पास अच्छी स्किल नहीं है वहाँ पर अच्छा काम नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन पे डिपेंड करती है जो उसका ओनर है। तो जब तक वो ओनर है तब तक तो वो अच्छी चल रही है। अगर वो किसी कंडीशन में इंसॉल्वेंट हो जाता है, बीमार हो जाता है, या उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो इस कंडीशन में हमारा बिजनेस वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो ये हो गई स्टूडेंट्स हमारी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम सेकंड देख लेते हैं, हमारी सेकंड टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट्स नेम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और जॉइंट हिंदू फैमिली। ये दोनों ही हमारी, इसका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है? अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है एक ऐसी बिजनेस फॉर्म, एक ऐसा बिजनेस फॉर्म जो कि हिंदू फैमिली यानी कि एक जॉइंट हिंदू की फैमिली बिजनेस करना चाहते हैं। इसका नाम इसीलिए किया गया है, इसमें एक ऐसी पूरी फैमिली एक बिजनेस में इन्वॉल्व होती है। जो छोटा सा बच्चा है वो भी बिजनेस में पार्टनर होगा, और एक जो बड़ा बच्चा है वो भी घर का बिजनेस में अपने आप ही, जैसे बच्चे बाई बर्थ इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स होते हैं, फीमेल मेंबर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। इसमें जितने भी हम बिजनेस किसी भी इंडस्ट्रियल या कंपनी के थ्रू नहीं चलाई जाती, बल्कि एक हिंदू सक्सेशन एक्ट होता है और उसी के थ्रू हिंदू लॉ बनाया गया जिसमें ये बिजनेस को हम रन कराते हैं। तो इसके लिए दो कंडीशंस होती है। फर्स्ट कि मिनिमम 2 मेल मेंबर होना चाहिए फैमिली में, और सेकेंड कि जो फैमिली का बिजनेस हम शुरू करना चाह रहे हो तो हमारे पास कुछ एंसिलेटर्स प्रॉपर्टीज यानी कि पूर्वजों की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज का होना जरूरी होता है। इसमें जो मेन ओनर होगा यानी जो घर का सबसे बड़ा पर्सन होगा वही इसका ओनर होगा, और उसे हम कर्ता कहते हैं। बाकी सारे लोग इसमें फैमिली मेंबर्स की तरह से काम करेंगे और उन्हें अपने प्रॉफिट में पार्ट मिलेगा। तो इसे एक लीगल टर्म्स दिया गया है जिसे हम कहते हैं हिंदू लॉ के थ्रू इनको बनाया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग इन्हें इसे हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। इसमें 2 टर्म्स और दी गई है कि वेस्ट बंगाल में इसको दया भाग के नाम से जाना जाता है, और इसमें मेल मेंबर एज वेल एज फीमेल मेंबर्स भी इंक्लूड होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में है जहां पर दया भाग के नाम से हम इसको जानते हैं, और इसमें फीमेल मेंबर भी इंक्लूड होती है। जबकि जनरली जो हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है वहां पे फीमेल मेंबर्स को ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स को ही ऐड करते हैं। अब इसके अलावा एक और नाम आपको कभी कभी सुनने में आ जाएगा, मिताक्षरा। मिताक्षरा वेस्ट बंगाल में है, और यहाँ पर भी क्या होता है कि यहाँ पर लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स ही इस फर्म के यानी कि इस अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस के पार्टनर्स बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारी डेफिनेशन हो गई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। अब फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट फीचर इज मेंबर्स बाय बर्थ, मेंबरशिप बाय बर्थ। जैसे कोई मेल मेंबर घर का होता है वो अपने आप ही इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है। सेकेंड, मैनेजमेंट। जितना भी कंट्रोल होता है, जितना भी डिसीजन मेकिंग होती है, सारे का सारा मैनेजमेंट इसके कर्ता के द्वारा किया जाता है, और कर्ता को कौन है? जो सबसे बड़ा मेल मेंबर है फैमिली में वही करता है। तो इसके पास पूरा राइट है कि वो किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके, अपना बिजनेस कर सके, बिजनेस से रिगार्डिंग डिसीजन ले सके। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर कर्ता को कुछ हो जाता है तो क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली खत्म हो जाती है? तो ऐसा नहीं है। अगर कर्ता को कुछ हो जाता है ड्यू टू एनी कैजुअलिटीज, अगर कर्ता को कुछ भी हो जाता है तो उसके बाद घर का जो सबसे बड़ा मेंबर होगा, मेल मेंबर, वो वापस से कर्ता बन जाएगा। तो यहाँ पर उनके पास लीगल अथॉरिटीज है कि कौन मेंबर्स बनेगा। फिर नंबर ऑफ मेंबर्स में अगर 2 मेंबर जरूरी होते हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जितने भी घर में मेल मेंबर्स होंगे वो इस फैमिली में अपने आप ही इंक्लूड होते जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा माइनर मेंबर। माइनर मेंबर का मतलब कि जो चाइल्ड है जो बर्थ से ही अपने आप ही इसका एक मेंबर बन जाएगा, और इसके लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं बनाई गई है। फिर नेक्स्ट है राइट्स। राइट्स का मतलब कि जितने भी मेंबर्स बिलोंग करते हैं इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से, उनके पास राइट्स है कि वो वहाँ की सारे अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, जितना भी अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और
क्लेम भी कर सकते हैं जब भी पार्टीशन किया जाएगा बिजनेस का, या फैमिली का अगर पार्टीशन हो रहा है और इन्हें अपने बिजनेस को रन नहीं कराना है तो उसके लिए बिजनेस में अपने हिस्से के लिए क्लेम भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। पहले भी मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन है वो हिंदू लॉ एक्ट के अंडर में होता है इसका, और वो कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। अभी सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑप्शनल क्या होता ही नहीं सोल प्रोप्राइटरशिप में, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कंपलसरी होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कब करवाना है। परपेचुअलिटी का मतलब होता है कि अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो भी हमारा बिजनेस रन करता जाएगा, यानी कि किसी भी मेंबर्स के मरने या ना मरने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे ही एक बड़ा मेंबर मर जाता है तो उसके बाद उस जो सेकंड मोस्ट सीनियर मेल मेंबर होगा घर का, वो वापस से कर्ता की ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके बारे में बस इतना ही आपके सिलेबस में, इससे ज़्यादा है नहीं, इसके आगे मैं नहीं बताऊंगी। अब नेक्स्ट हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू क्लास।